नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पर। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कल दरोगा का रिजल्ट आ गया है मेरिट का, तो जिनका जिनका बन गया उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, बस हो सकता है थोड़ा सा समझ लीजिए कि लक साथ नहीं दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा लक इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर 2023 में इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, पूरा अच्छा खेलकर, नहीं देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, पूरा अच्छा खेलकर बिना एक भी मैच, लगातार 9 मैच जीतना, सारे टीमों को हराना, उसके बाद लास्ट फाइनल में, तो यही हुआ समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद फिर से उसने तैयारी करी और देखिए 6 से 7 महीना के बाद आज T20 वर्ल्ड कप जीत गई है कि नहीं। और अब तो पता ही होगा कि टीम इंडिया के न्यू कोच गौतम गंभीर बन गए हैं। वैसे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन गौतम गंभीर अच्छे कोच हैं, ठीक है, अच्छा कोचिंग दे सकते हैं अपने टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा पढ़ाई पे आते हैं। यहाँ से आज जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, इस पे जो है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय पूछता ही पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। रहित और सहित का मतलब पता है ना, सहित मतलब साथ में, मतलब प्रेजेंट है, और रहित मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, यही ना बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है उपसर्ग रहित। तो इधर से अगर चलेंगे निर्विरोध में, तो निर्विरोध में देख लीजिए कि 2 गो उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? 2 गो, एक नी भी है और एक वी भी है। ये दोनों उपसर्ग है, निर्वी वीर, ये उपसर्ग है, ठीक है, ये दोनों। तो उपसर्ग सहित हो गया तो ये गलत हो गया। उपकरण में उप उपसर्ग है, ठीक, करण में जोड़ दिए तो ये सहित हो गया, तो ये भी गलत हो गया। आरूढ़, रूढ़ में आ लगा हुआ है भाई, आ उपसर्ग आरूढ़, तो ये बच गया, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर आप कुछ बताया नहीं, इसको पहले रख देते हैं। चलिए देखिए, कहेंगे कि सर आप कुछ बताया नहीं, बस ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय करने लग गए। तो देख लीजिए क्या है उपसर्ग, उपनाम, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, एगो है प्रत्यय, प्रत्यय यही ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बताए थे पहला दिन के क्वेश्चन में, तो हरिश्चंद्र उनका नाम है, लेकिन भारतेंदु उनका उपनाम है। तो उपनाम कहाँ लग रहा है? पहले, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपनाम कहाँ लग रहा है? पहले, ठीक। लोकनायक, लोकमान्य, है ना, तो पहले लगता है उपनाम। तो जैसे सर्ग में याद रखिएगा उप, उपसर्ग का पूछेगा तो उप यानी नाम के पहले लगेगा, ठीक। जैसे योग, तो यहाँ पर सु लग गया तो क्या हो गया? सुयोग, है कि नहीं। तो जब ई पहले लग गया तो क्लियर हो गया कि इसमें जो बाद में लगेगा, जैसे अक होता है, अक, अक का क्या हो गया? नायक, है कि नहीं, नाय में अक लग गया, नायक, इस टाइप का, है कि नहीं। इका मतलब अध्यापिका, अध्यापिका, इस टाइप का, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है, इसलिए आप लोग समझ जाइए। समझ गए पहले? क्लियर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आइए, अध्यापिका शब्द का में प्रत्यय, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या बताए? इका, अभी बताए हैं, देखिए आ गया, सामने ही आ गया, इक्का। तो इक्का लगा दिए, बाकी बसा गुलाम सब अलग हो गया, है कि नहीं, समझ में आया। अक तो नायक, है ना, इस टाइप से। जो बाद में लगेगा प्रत्यय, उपनाम में याद रखिए उपसर्ग। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि प्रत्यय में पहले लगता है कि उपसर्ग में पहले लग जाता है। पढ़ने के बाद भी लाख पढ़े फिर भी भूल जाते हैं, तो एकदम नहीं भूलिएगा, उपनाम पहले लगता है, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? उपनाम पहले लगता है, मतलब उपसर्ग, उपसर्ग में उप पहले लगा हुआ है, मतलब कि इसमें उपसर्ग में जो पहले लगेगा वही वो होता है। तो अब क्लियर है, जब इसका क्लियर हो गया तो प्रत्यय बाद में लगता है, इका, क, इस टाइप का, है कि नहीं। तो दोनों क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? कैसे छंद हैं? क्या मात्रिक छंद है, मुक्त छंद है, वार्णिक छंद है, या कोई नहीं? तो दोहा, चौपाई, और एक और होता है रोला, रोला, दोहा और चौपाई पूछता है आपको, कभी कभी रोला दे देगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। तो ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का मतलब ये होता है, मात्रिक छंद का आपको मतलब होता है मात्रा वाले। दोहा देखिएगा बराबर बराबर, ऊपर वाला जितना होगा नीचे वाला भी, है ना, 12-12 ये में बांटा रहता है, 16-16 ये में, ठीक है। 16 से याद आया आपको, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है ना, दरोगा में भी पूछ देगा कि एटीएम का जो है वो कितने अंक का होता है, पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, तो ये सब रखिएगा। नॉर्मल जो आपको डेली यूज का चीज़ है वो भी पूछ देगा। अब हमेशा पैन कार्ड साथ में रखते हैं, एटीएम कार्ड साथ में रखते हैं, और उसका कुछ पता चलेगा ही नहीं, समझ गए।
तो ये होता है मात्रिक छंद। मात्रा ये सब जो है तो इसमें बराबर रहते हैं, रोला, दोहा और चौपाई तीनों मात्रिक। अब मात्रिक में भी लोग को बोला था सम मात्रिक, सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद का मतलब होता है कि ऊपर जितना बराबर नीचे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, इसको पूरा लिख के देखिए और फिर नीचे वाला लिखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। समझ गए? जितना ऊपर उतना ही नीचे, वो दोहा होता है। ठीक है। और चौपाई बोलते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विहारी। तो ये हो गया चौपाई, इस टाइप से हम लोग। ठीक है, समझ गया? तो ये सब याद रहना चाहिए। चलिए, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सत्कर्म का संधि विच्छेद है ना। सत्कर्म का सही संधि विच्छेद है, क्या है भाई? सत्य जोड़ कर्म, सतत जोड़ कर्म, सत्य जोड़ कर्म, सत्य जोड़ कर्म। पहले संधि कितने टाइप का होता है जी? 3 टाइप का ना। स्वर संधि, एक, दूसरा हो गया व्यंजन संधि। नजर आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बताइएगा। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। क्या सही है? स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर जब जोड़ा जाता है तो उसको स्वर कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं, हम बस रिवीजन करवा दे रहे हैं। और उसके बाद व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन से व्यंजन का बनता है तो व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन से स्वर का भी बनेगा तो व्यंजन हो जाएगा। स्वर कब होगा? सिर्फ स्वर से स्वर का रहेगा तभी व्यंजन होगा। ठीक। और व्यंजन का व्यंजन के साथ रहेगा तब भी हो जाएगा, और स्वर के मेल से भी उत्पन्न हो जाता है। बोलते हैं ना कि आपको स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का जो मिलान होता है उससे उत्पन्न जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसको स्वर संधि कहते हैं। और हम एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं कि स्वर का स्वर के साथ जब मिलेगा तो स्वर संधि पकड़ लीजिएगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल है, एक विद्या जोड़ अर्थी। किसका है? हाँ, विद्या जोड़ अर्थी। विद्या, विद्या में आ दिख रहा है और अर्थी अ यहाँ भी है, मतलब क्या हो जाता है? विद्यार्थी होता है ना। स्वर संधि का उदाहरण हो गया। या महाजोड़ ईश स्वर संधि का है। महाजोड़ ईश, महेश, है कि नहीं? आ रहा महा, आ और ई, स्वर संधि हो गया। व्यंजन का क्या है? एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से, हमें यही ना बोले थे हैं कि व्यंजन से व्यंजन भी मिला या व्यंजन से स्वर भी मिलेगा तो व्यंजन, व्यंजन आ गया तो व्यंजन ही होगा, क्योंकि स्वर सिर्फ स्वर का मिल होता है। तो व्यंजन का अगर हम लोग उदाहरण कहें, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। व्यंजन का उदाहरण आपको बहुत सारा है, जैसे में अहंकार, कार बराबर क्या होता है? अहंकार, ये ना होता है। अब कहिएगा कि सर इमाम में भी तो अ है, अहम अ आ रहा है, तो क्या स्वर नहीं हुआ? देखिए हम कल ही बता दें कि हलंत किस लिए लगता है? स्वर को छिपाने के लिए। किसको लगता है? स्वर को छिपाने के लिए, है कि नहीं? अहम जोड़कार, अहंकार, या उत जोड़ लाश, उत जोड़ लाश तो क्या हो गया? उल्लास। याद रखिएगा। हाँ, अब है कौन सा? विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन रहेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए विसर्ग का, दू जोड़ आत्मा, क्या हो जाएगा? दुरात्मा। विसर्ग किसको बोलते हैं जी? इसी को ना विसर्ग बोलते हैं। ये हो गया विसर्ग, समझ गए कि नहीं? फिर उसके बाद कहा निस जोड़ कपट, या निस जोड़ चल तो निश्चल, है कि नहीं? निस जोड़ चल अगर कर देंगे तो निश्चल हो जाएगा, है ना, निश्चल। क्लियर है? इस टाइप का तीनों का उदाहरण हो गया। ठीक है। अब हम लोग पकड़िए कौन? सत जोड़ कर्म। सत्कर्म किसका आ रहा है? उत जोड़ लाश, तो व्यंजन संधि है। सत्य जोड़ कर्म सही है। इस सतत जोड़ कर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए छांटते हैं ऑप्शन आपके हिसाब से। सत्य जोड़ कर्म बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा भाई? सत जोड़ कर्म, सत जोड़ कर्म, दोनों एक है ना, दोनों एक। ध्यान से देखिए, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तीनों टाइप का संधि बता दीजिए। अब आप लोग बताइए कि समास कितने टाइप के होते हैं। देखिए समास कितने टाइप का होता है, आप लोग बताइए, क्योंकि यहां क्वेश्चन में पूछा है
कि दही बड़ा में कौन सा समास है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस समास में आपको अधिकर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक लुप्त रहता है उसको तत्पुरुष कहेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के अप्रदान के लिए, ये सब पूरा है ना, पढ़ते थे ना हम लोग। उसको किसका एग्जाम्पल होता था, राम ने रावण को बाण से, ऐसे करके पढ़ते थे बचपन में, है ना, जब हिंदी ग्रामर पढ़ा करते थे। तो दही बड़ा में देखिए आपको, हाँ, कर्म से लेके कहाँ तक, संप्रदान तक, अधिकरण तक, कर्म कारक से लेके अधिकरण तक बंद है तो वो है तत्पुरुष हो जाएगा। ये सब अलग कट, ठीक। आप लोग कमेंट में द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व तीनों का एक एक उदाहरण लिख के दिखाइएगा, तब समझते हैं कि आप लोग कितना ग्रामर पढ़ रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना है तो ग्रामर आपको सही करना पड़ेगा। और अभी ये जो हम आज का जो क्लास चल रहा है उससे आपको 4 नंबर कंफर्म है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, ये सब कंफर्म है। अगला क्वेश्चन मुहावरा से, तो आज का वीडियो में आपको 4 नंबर कंफर्म मिलेगा। घड़ो पानी पढ़ना, घड़ो पानी पढ़ना का मतलब होता है, मुहावरा तो आपको रोटे पड़ेगा, इसको समझने का चीज है नहीं, मुहावरा आपको देखना पड़ेगा। घड़ो पानी पढ़ना का मतलब होता है लज्जित होना। बोलता है कि वो ऐसा काम किया कि घड़ा पानी पड़ गया, घड़ो पानी पड़ गया उस पर, इतना बेचारा ऐसा काम किया है, तो मतलब कि लजा गया है, लज्जित होना, ठीक है। इसलिए तीनों नहीं होगा। समझ में आया? हार मान लेना, कीचड़ पड़ना, भयभीत होना, ये सब अलग होता है। लज्जित होना राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ से आपको कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग समझा दिए। तीनों क्या है, स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि हुआ, अगर स्वर से व्यंजन मिल गया तो व्यंजन संधि हो गया, और स्वर से अगर विसर्ग मिल गया तो विसर्ग संधि हो गया। अच्छा, व्यंजन से व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि हो गया, व्यंजन से विसर्ग मिला। सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वर संधि तभी होगा जब सिर्फ स्वर से स्वर मिलेगा। क्लियर है? अगर स्वर से व्यंजन मिला तो व्यंजन, अगर व्यंजन से व्यंजन मिला तब भी व्यंजन, व्यंजन से विसर्ग मिल गया तो विसर्ग, विसर्ग से अगर स्वर मिल गया तब भी विसर्ग, विसर्ग से व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। समझ में आ गया? ठीक है। समास आप लोग को बता दिए, कितना टाइप्स का है आप लोग कमेंट करके बताइए। और तीनों का, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व का बताइए कि लंबोदर किसमें कौन सा समास हो गया, है ना, आपको सुखदुख कौन सा समास हो गया, है ना। हम देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं कौन सा समास है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, है ना। हम तो आपको बता दिए कि दशानन कौन सा समास हो गया है ना, ये सब आपको बताना है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ लज्जित होना। ठीक है, इतना कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुहावरा तो आपको रटे पड़ेगा, मुहावरा आपको रटना पड़ेगा। इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है, थोड़ा क्वेश्चन सटा सटा के लिखे हैं क्योंकि नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने में काम है। क्वेश्चन 7 पढ़िए कि उत्थान का विलोम शब्द यानी उत्थान का उल्टा शब्द, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द, उत्थान का ऑपोजिट वर्ड क्या है। उत्थान बोलते ना, उसका उत्थान होने से पहले ही पतन हो गया। बातचीत में हम लोग बोलते हैं, याद कीजिए, उत्थान होने से पहले ही पतन हो गया। उत्थान का मतलब शुरुआत करने से पहले खत्म हो गया, है ना। तो उत्थान का मतलब हो गया पतन, सही है ना। उत्थान का मतलब हो गया पतन, ठीक है। चेतन का उल्टा क्या होगा जी, जड़ होगा ना। तिमिर का उल्टा क्या होता है, आलोक, तिमिर का उल्टा आलोक, ठीक है। उन्मूलन का क्या होगा जी, बताइए तो आप लोग, कोशिश कीजिए। उन्मूलन का होता है रोपण, रोपण, पहले उसको रोपा गया फिर उसका उन्मूलन किया गया, ठीक है। उन्मूलन का उल्टा हो जाएगा रोपण, उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन, तिमिर का हो जाएगा आलोक और चेतन का हो जाएगा जड़। कोई दिक्कत है? बोले थे कि 500 1000 किताब उलट के देख लीजिएगा, समझ गया कि कोई भी आ सकता है। थोड़ा अच्छा वाला देखिएगा, एकदम ईजी वाला नहीं कि रात का उल्टा दिन, लड़का का उल्टा लड़की, है कि नहीं। हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, नहीं तो वो चला गया जमाना। अब इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे झरना पीछे खाई, ये होता है ना। क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, जाए तो जाए कहाँ, कहा आगे कुआं है पीछे खाई, जाए तो जाए कहाँ, बोलते हैं ना। चलिए, तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम दबा के पढ़िए, एकदम ध्यान से कॉपी कलम ले के पढ़िए, ठीक है। एकदम ग्रामर में पूरा 10 से 11 को पूछता है, हिंदी टोटल सही करना है, एक एक अंक से लेकिन छट गया है, पूछ लीजिएगा मेरिट में, ठीक है ना। तो क्या दर्द होता है उन्हीं को पता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन ठीक से देखना है। इंद्र शब्द का समानार्थी, समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाला,
समान अर्थ वाला, मतलब दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे समान अर्थ वाला, ठीक है, समान अर्थ वाला। दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं इसको पर्यायवाची, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। तो क्या होगा, पंचबान, पिनाकी, मनोज या देवराज बोलते हैं ना। देखिए रामायण से लेकर कोई भी भक्ति वाला में जाइए, बोलेगा हे देवराजेंद्र, है कि नहीं, हे देवराजेंद्र, या इन्हीं को देवेंद्र भी बोला जाता है, बोलते हैं देवेंद्र, इस टाइप का, ठीक। देवताओं का राजा, मतलब देवताओं का राजा कौन होता है, इंद्र, समझे। तो वैसे ही पर्यायवाची भी आपको रटना होगा, पूछेगा ही पूछेगा, एक पर्यायवाची से, विलोम से, समास से, मुहावरा से, उपसर्ग और प्रत्यय, यही तो है हिंदी ग्रामर, यही तो आप फंसते हैं। तो आज वाले वीडियो से कम 4 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, ये तय रखिएगा, इतना कर लीजिए। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए शुद्ध वाक्य वाला, तो मैं दोनों लिखवाऊंगा और करवाऊंगा भी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के आखिरी के 2 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, 10वां में भी और 11वां में भी, है ना। इसमें ये देखना है आपको, कहता है कि भक्तों की भीड़, तो देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, या भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो आपका IQ चेक होता है शुद्ध वाक्य में, एकदम क्लीन है, क्या सही होगा, भक्तों की मंडली, सेना नहीं होती, टुकड़ी नहीं होती, भीड़। आपको सर बोलते थे कि वहाँ भक्तों की इतनी भारी भीड़ थी, नहीं, समूहवाचक संज्ञा मंडली भक्तों के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, आप सब भी समझ सकते हैं, मंडली बोला जाता है ना, भक्तों की मंडली, है ना। भक्तों की भीड़ है वहाँ पर, भक्तों की भीड़ जा नहीं रही थी, भीड़ जाती नहीं, भीड़ रहती है वहाँ पर, इतनी भक्तों की भीड़ थी, ठीक है। राम मंदिर में इतने भक्तों की भीड़ जा रही थी, सही लग रहा है, राम मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ थी, वो चलेगा। जा क्या रही थी, मंडली, या भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, सेना की टुकड़ी होती है कि नहीं, है ना, भक्तों की सेना नहीं जा रही थी, है ना। चलिए अब जैसे भारतीय सेना जा रही थी, ऐसा बोलते हैं ना। 11वां नंबर में है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें, ब्लू वाला का है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए इसमें भी पढ़िए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग। ये दो को तो ऐसे काट दीजिएगा आप लोग, वेदों पर 6 अंग क्या होता है, वेदों से क्या होता है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, खाली इतना ही वाला अंतर हुआ, तो ढूंढना है इसमें। पूरा वाक्य दे दिया है, पूरा वाक्य में कंफ्यूजन है, 5-10 मिनट चला गया, यही तो है। लेकिन हमको ढूंढना है कि कहाँ वाला सही करना है, बस गलती ढूंढ लिए, गलती ढूंढना सीखिए। गलती ढूंढने का मतलब क्या होता है, जैसे बिहार दरोगा खत्म हो गया, अब तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी एक आज से आप लोग अपना लीजिए, नया स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि क्या आना है और क्या नहीं आना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम में क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पर सबका ध्यान यही रहता है कि क्या आएगा, ज्यादा सफलता वही अब पा रहे हैं, पढ़ता सब है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपको ध्यान देना कि क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आता है, तो बस जो नहीं आता उसको अलग कर दीजिए, जो आता है उसको पढ़िए। समझ गए इशारा, पढ़ने वाले मेरा इशारा समझ जाएंगे। इसमें राइट आंसर होगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वो 6 को क्या बोलते हैं, वेदांग। साफ साफ लिखा हुआ जीके जीएस के बुक में। कौन कौन होता है, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, है ना, नीचे लिख देते हैं व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त। और एक और क्या होता है, हम भूल रहे हैं, बताइए। शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, और एक लास्ट वाला होता है कल्प। क्या होता है, कल्प। देखिए यही भूल रहे थे, हमको कलम याद आ रहा था, इसलिए क्लियर कर लिए, क्लियर करना जरूरी है। ये 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांग। तो वेदांग के 6 अंग होते हैं, वेदांग से 6 अंग नहीं होंगे, वेदांग में 6 अंग नहीं होंगे, वेदांग पर नहीं, वेदांग के 6 अंग माने जाते हैं, वेदांग के 6 अंग माने जाते हैं। और वेदांग 6 कौन है, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प। वेद कितने हैं, 4। प्राचीन कौन है, ऋग्वेद, अंतिम वाला अथर्व, सही है ना। चलिए, और गध पद का कौन है, यजुर।
और नाच गाना वाला कौन है? श्यामवेद, है ना। पढ़ाएंगे जब जीके चीज पढ़ेंगे तो एक एक चीज ऐसे ही बताएंगे। आ गया 6 अंग, तो 6 अंक को किसको क्या बोलते हैं? वेदांग, इसलिए 6 लिख दिए। तो यही था आज का वीडियो। और जीके जीएस वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 25 सेट बढ़ भी सकता है, 30 तक भी हो सकता है, मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप एग्जाम पोर्टल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पूरा डिटेल के साथ, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं ग्रामर, वहाँ ग्रामर के साथ मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस रहेगा। ज़्यादा वेटेज तो उसी का होता है, ठीक है। तो बस यही बता रहे थे, आप लोग जम के पढ़िए, देख लीजिए क्या हाल हो गया है। जिनका नहीं हुआ उनसे पूछिए क्या दुख होता है। इसलिए लगिए जम के, और बिहार पुलिस में इस बार निकालना है। आपको एक ही पोस्ट चाहिए, है ना, 21,391 पोस्ट में आपको एक ही पोस्ट चाहिए। तो आप देख लीजिए कि हम कैसे आएगा, उसके जैसा कि हम तैयारी करना है जम के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।